स्टूडेंट्स, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर दो तरह की शासन प्रणालियां पाई जाती हैं। एक है संसदात्मक और दूसरी है अध्यक्षात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था का जनक ब्रिटेन को माना जाता है, जहां सदियों पूर्व मंत्रिमंडल और संसद जैसी उत्तरदायी राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ। ब्रिटेन की भांति अन्य कॉमनवेल्थ देशों में और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान इत्यादि देशों में भी संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कैबिनेट प्रणाली, उत्तरदायी शासन प्रणाली इत्यादि। अगर हम इसको ब्रीफली परिभाषित करने का प्रयास करें तो स्टूडेंट्स, यह कहा जा सकता है कि जिस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निर्मित होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वह शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? संसदीय शासन व्यवस्था कहलाती है। तो इस पे भी आपके लिए स्टूडेंट्स शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन किन नामों से पुकारा जाता है, या परिभाषित करने की बात आती है तो आप इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब हम चलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की ओर। खासकर ब्रिटेन में जो संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं, आज हम उनका जिक्र करेंगे। और वैसे ऑलमोस्ट सभी संसदीय शासन व्यवस्थाओं में इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो अपन प्रथम जो विशेषता संसदात्मक शासन व्यवस्था की लेते हैं वह है दोहरी कार्यपालिका या ड्वेल एग्जीक्यूटिव। तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में एक तो है क्वीन, वो क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी ओर है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। ये क्या है? वास्तविक या रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका या रियल एग्जीक्यूटिव। वहां का जो सम्राट या साम्राज्ञी जो होते हैं उसको हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। वो राज्याध्यक्ष होता है, लेकिन वो शासनाध्यक्ष नहीं होता। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से हमें संसदात्मक शासन प्रणालियों में क्या देखने को, ब्रिटेन की भांति भारत में भी नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो इस प्रकार हमें ये संसदीय लोकतंत्र में ही ये दो प्रकार की या दोहरी जो कार्यपालिका है वो देखने को हमें मिलती है। स्टूडेंट्स, इसकी जो अगली विशेषता है वो हम ले रहे हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था की विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, क्लोज रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। There is a close relation between executive and legislature. The executive is constituted amongst the members of parliament. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनमें संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका और या व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की व्यवस्थापिका कौन है? वहां की पार्लियामेंट। एंड वहां की एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका कौन है? वहां का प्रधानमंत्री और वहां कैबिनेट। इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो वहां शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में क्या पाया जाता है? व्यवस्थापिका और विधायिका के प्रति के मध्य पृथक्करण नहीं बल्कि संयुक्तिकरण पाया जाता है। ब्रिटिश मंत्रिपरिषद जो वास्तविक कार्यपालिका का पर्याय है का निर्माण संसद के सदस्यों में से होता है। इसी प्रकार मंत्रिपरिषद को लोक सदन में विश्वास मत बनाए रखना होता है। जहां एक ओर लोक सदन में विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, वहीं दूसरी ओर मंत्रिपरिषद की सलाह पर सम्राट लोक सदन को विघटित कर सकता है। वास्तविक कार्यपालिका संसदात्मक शासन प्रणाली में कानून निर्माण एवं करके उसकी स्वीकृति में भी अहम भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से हमें संसदात्मक शासन व्यवस्था में, क्योंकि एक तो होता ही उसका चयन किसमें से है? व्यवस्थापिका में से होता है कार्यपालिका का चयन, और
क्योंकि कार्यपालिका या प्रधानमंत्री, उसका मंत्री कौन होता है, मंत्रिमंडल कौन होता है, बहुमत दल होता है। तो बहुमत दल होने के नाते भी उनका व्यवस्थापिका से अपने आप से घनिष्ठ संबंध होता ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली जो अपन इसकी विशेषता लेते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था की, वह है अनिश्चित कार्यकाल या अनसर्टेन टेन्योर। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड हैव सपोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर। If it lost majority, the government is toppled down। अर्थात जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। वैसे देखें तो भारत में भी 5 वर्ष है, ब्रिटेन में भी 5 वर्ष है कार्यपालिका का कार्यकाल, लेकिन कार्यपालिका अपने पद पर कब तक बनी रह सकती है, जब तक उसे विश्वास प्राप्त है। जैसे ही व्यवस्थापिका के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्तावित कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है, तो अपने आप से कार्यपालिका को त्यागपत्र देना पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के विश्वास पर्यंत ही बनी रह सकती है। तो जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, उसे अपने टेन्योर से पहले भी त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो इस तरह से वहां संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो इनके अनसर्टेनिटी बनी रहती है, उनके टेन्योर की, किसके, कार्यपालिका के टेन्योर की अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि हमेशा उसको अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। स्टूडेंट्स, संसदात्मक शासन व्यवस्था की जो अगली विशेषता अपन ले रहे हैं वह है सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। All the decisions in parliamentary form of government is taken collectively by ministers in the same way. If a minister is not capable enough to carry out the task of his department, he can resign. हम इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में, इसीलिए ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के लिए या संसदात्मक शासन व्यवस्था के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि मंत्री एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। कार्यपालिका के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से सभी मंत्रियों द्वारा लिए जाते हैं। और उधर व्यक्तिगत तौर पे भी हर एक मिनिस्टर जिस डिपार्टमेंट का उसे हेड बनाया गया है उसके लिए वो आंसरेबल होता है। और हमें इसी सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण हमें देखने को मिलता है कि कई बार व्यक्तिशः भी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ सकता है कि यदि वो अपने ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है। तो व्यक्ति साथ तो जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, उसके साथ तो पूरी की पूरी मंत्रिमंडल भंग होती ही होती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे भी यदि कोई मंत्री अपने ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो इस प्रकार हमें क्या देखने को मिलता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका सामूहिक रूप से भी व्यवस्थापिका के प्रति और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यक्तिशः भी हर एक मंत्री व्यवस्थापिका और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। स्टूडेंट्स, संसदात्मक लोकतंत्र की हम अगली विशेषता जो ले रहे हैं वह है प्रधानमंत्री की प्रमुखता या लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। In the parliamentary system of government, the Council of Ministers is headed by Prime Minister. The Prime Minister himself decides the portfolio. अर्थात हम कह सकते हैं कि संसदात्मक लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री होता है वह बहुमत दल का नेता होता है, और बहुमत दल के द्वारा किसका निर्माण होता है, सरकार का निर्माण होता है। इस तरह से प्रधानमंत्री पूरे के पूरे मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रदान करता है। प्रधानमंत्री उसका पूरे मंत्रिमंडल का संरक्षक, निर्माता एवं नेतृत्वकर्ता तथा समन्वयकर्ता होता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग मानी जाती है। संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री केवल मंत्रिपरिषद का ही प्रमुख नहीं होता है, बल्कि वह संसद में सार्वजनिक कार्यक्रमों में
केंद्रीय सचिवालय में तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संपूर्ण राष्ट्र का प्रवक्ता होता है। तो इस तरह से हमें संसदात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन व्यवस्था किसके नेतृत्व में कार्य करती दिखाई देती है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती दिखाई देती है। स्टूडेंट्स, अगली जो संसदात्मक लोकतंत्र की जो अपन विशेषता ले रहे हैं वह है राजनीतिक सजातीयता या पॉलिटिकल होमोजेनिसिटी। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, political homogeneity is an important feature. In this system, there are members of one political party in Council of Ministers. स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में सरकार का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बहुमत दल के द्वारा। तो जब संसद में जिस दल का बहुमत है, यानी अधिकतम दल एक ही पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं, एक ही राजनीतिक दल से होते हैं, इसलिए उनमें हम कह सकते हैं कि उनमें राजनीतिक सजातीयता पाई जाती है। स्टूडेंट्स, जो संसदात्मक शासन व्यवस्था की अगली विशेषता है वह है गोपनीयता या सीक्रेसी। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पीएम एंड मेंबर्स ऑफ काउंसिल टेक ऑथ ऑफ सीक्रेसी। They can't disclose any matter until they are asked to do so. अर्थात इस संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिमंडल पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। वे मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए हैं उनको वो गुप्त रखते हैं। वे इन निर्णयों को जनता के सामने या प्रेस के सामने कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो कई बार अपन देखते हैं कि कई बार अगर अपने आउट ऑफ द वे जाके किसी मिनिस्टर ने गोपनीयता को भंग किया है, सीक्रेसी मेंटेन नहीं की है उसने, और जो इसके निर्णय हैं मंत्रिमंडल के निर्णय उनको समय से पूर्व जनता के सामने डिस्क्लोज किया, तो उसे त्यागपत्र भी देना पड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसमें गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, क्योंकि वो पहले ही पद व गोपनीयता की शपथ ले रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी संसदात्मक शासन व्यवस्था की जो अगली विशेषता है वह है राजनीतिक सामंजस्य। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मेजोरिटी पार्टी तो स्टूडेंट्स किसका निर्माण करती है? सरकार का निर्माण करती है, और अपोजिशन पार्टी या विपक्षी दल जो बहुमत में नहीं होता है वह दल विपक्षी दल की भूमिका निभाता है। तो वैसे देखो तो हमेशा इन दोनों में थोड़ा सा संघर्ष बना रहता है, सत्तारूढ़ पार्टी में और विपक्ष की पार्टी में। लेकिन अगर हम ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो वहां इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा होते हुए भी, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में आपसी प्रतिस्पर्धा होते हुए भी राष्ट्रीय मुद्दों पे वे हमेशा एक होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विपक्षी दल और सत्तारूढ़ पार्टी में भी सामंजस्य और समन्वय पाया जाता है, दूसरी ओर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में भी आपसी सहजता, समन्वय और अच्छे मधुर संबंध पाए जाते हैं। तो इस तरह से सामंजस्यता भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? इस तरह का समन्वय या सामंजस्य हमें संसदात्मक शासन व्यवस्था में ही देखने को मिलता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था के गुण और दोष, अर्थात मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।